हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी है इस चैनल पे नए आए हुए हैं वो सब लोग मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। तो आप लोगों को जब भी नया कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आज हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कोर्स है इसको आपको मतलब हेल्प होगा एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एंड अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम में। तो इसमें फर्स्ट मैं कुछ 1-2 मिनट टाइम ले रहा हूँ आपका कि मतलब हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, इसमें तो मतलब बहुत रट्टा मारना पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आराम से ध्यान से पढ़ा जाए तो हिस्ट्री भी बहुत इजी लगने लगेगा हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में हमारे आज हम यहाँ पे 3 पार्ट हम देखेंगे हिस्ट्री में। नेक्स्ट है इसमें तो मेन पहले है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, फिर आते हैं मिडिवल हिस्ट्री, फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट में क्या है? एंशियंट में है मतलब बहुत पुराना, कम से कम 3000, 4000, 2000 साल, इस इतने और भी ज़्यादा है। ये है हमारे एंशियंट हिस्ट्री, मतलब जो बहुत पुराने हैं। फिर आते हैं मिडिवल हिस्ट्री, जो बीच पीरियड में हुआ है। मान लो कि 1000 से साल से लेके आप मान लो कि 1500 या 1600, 1700 तक है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर मॉडर्न में आते हैं जब से मान लो कि ब्रिटिश का एंट्री हुआ इंडिया पे, तब से लेके इंडिपेंडेंस तक हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में ही कंसिडर करते हैं। उसके बाद और एक टाइप आप ले सकते हो, उसको बोलते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसमें क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद मतलब उसके बाद कैसे कैसे जो नए नए स्टेट्स बने हैं, जैसे कुछ कुछ पार्ट था जो इंडिया का पार्ट नहीं था, जैसे हैदराबाद, और उसके बाद और भी गोवा। तो इन सब स्टेट्स को कैसे इंडिया पे ऐड किया है, ये सब है उसमें इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के पार्ट में। तो यहाँ पे हम अगर हिस्ट्री को एक क्रोनोलॉजी जो है इसका, तो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न एक के बाद एक को पढ़ना है। अगर हम तुरंत ही मिडिवल स्टार्ट कर देंगे तो हमें कुछ ऐसा लगेगा कि यार बीच कहाँ से कुछ मज़ा नहीं आएगा सही तरह से, कि इसका आगे क्या था, छोटा छोटा लगेगा कुछ, तो अधूरा अधूरा लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें फर्स्ट एंशियंट पढ़ना होगा, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, तभी मज़ा आएगा। लेकिन वो है एंशियंट, सबसे बोरिंग लगता है एंशियंट पढ़ना, क्योंकि ये बहुत पुराना चीज़ है और इसको याद करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें जो भी है कुछ खास नहीं है उसमें उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, उसके बाद जो वैदिक कल्चर, उसके बाद जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब के टाइम पे जो जो चीज़ हुआ था वो हम देखने वाले एंशियंट हिस्ट्री में। मिडिवल में आएगा आपका जैसे मान लो कि मुगल पीरियड, उसके बाद मॉडर्न में आएगा जो ब्रिटिश लोग जो आए थे उसके बाद से। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंशियंट इंडिया की जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के मतलब सोर्स कहाँ से है, कैसे पता चला कि वहाँ पे वो था, यहाँ पे ये था। तो यहाँ पे कुछ है जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जियोलॉजिकल सेडिमेंट्स, एनिमल बोन्स, फॉसिल्स, स्टोन टूल्स, रॉक पेंटिंग्स, ये सब है। मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके, स्लाइड में है। ये देखिए, ये है रॉक पेंटिंग। ये है हमारे नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा में है ये साइट, नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा के, इसका नाम है उनाकोटी। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, पूरा मतलब उस एरिया का पूरा पिक्चर दिखाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लिया है।
तो यहाँ पे क्या है, पत्थरों में, पत्थर के पहाड़ों में खुदाई करके ये सब बना हुआ है। कितने साल पहले है, मतलब कोई आइडिया नहीं है इसका, बहुत पुराना है। तो इसको बोलते हैं रॉक पेंटिंग्स, पत्थर में बने हुए होते हैं। और भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे और एक देख सकते हो आप लोग, इसमें क्या है, स्टोन टूल्स, एनिमल बोन्स, फोसिल्स, यहाँ पे भी ये भी है, दिखाता हूँ आपको लास्ट में। ये देखिए, ये है हमारा जो स्टोन टूल्स, पत्थर से बने हुए जो हथियार है ये सब है। और इधर है देखिए एक बहुत पुराना है, शायद किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में इनको मिला है। देखिए इनको पूरा मेजर कर रहे हैं, कितना लेंथ है, क्या है, उनके साइड में क्या क्या है, ये सब पूरा इसमें है। इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब, और एक बात है कि एंशिएंट पीरियड में उस टाइम में आपका कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला था। जो मतलब बहुत पहले जो मिला था, जैसे मान लो कि 2-3 हज़ार साल पहले की बात हो रही है, तब कोई रिटन एविडेंस नहीं था। ये सब को देख के ही इनको मतलब आइडिया लगाना पड़ा कि वो कितना पुराना हो सकता है। कोई रिटन में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला था कि इसमें लिखा हुआ है कि ये 1000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, ऐसा कुछ नहीं था। इसको लैब में लेके स्टडी करके इनको फिर आइडिया लगाया कि ये 2000 साल, 3000 साल जो भी हो, इतना पुराना है। बस यही है। इसके बाद आते हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज। जो फर्स्ट जो डेवलप्ड हुआ था वो हुआ था स्टोन एज। उस टाइम पे किसी भी मेटल्स आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब सर जो भी काम था इनको पत्थर से ही करना पड़ता था, पत्थर के ही हथियार होते थे, जैसे मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में दिखाया था। तो कुछ उस टाइप का ही था। फिर ब्रोंज एज, उसमें ब्रोंज के साथ साथ उनको गोल्ड, सिल्वर, ये सब भी डेवलप्ड हो गया था, लेकिन आयरन का डेवलप नहीं हुआ था। आयरन बहुत बाद में आया था, और जब आयरन का डेवलप्ड हुआ तभी से जो मॉडर्नाइजेशन, सिविलाइजेशन का जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था। क्योंकि आयरन के साथ ही वो लोग मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंड हो गया, सब कुछ मतलब जो काम पत्थर के टूल से करने में 1 घंटा लगता था, वो आयरन के टूल से 2-3 मिनट में हो जाता था, बस वही है। और ब्रोंज एज में जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, ये हमारे आएगा ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टोन एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक में भी डिवाइड है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। तो लेकिन उसका मतलब इतना कुछ डिटेल्स में हमें जाना नहीं है, हमें पीएचडी नहीं करना, हमें बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद हम हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सब भी पढ़ना होगा। तो अगर हिस्ट्री में पीएचडी कर लेंगे तो बाकी सब्जेक्ट का तो ऐसा ही रह जाएगा। तो ऐसे पढ़ना है कि बेसिक क्लियर करना है, उसके साथ साथ कोई भी मार्केट से कोई भी एक अच्छा सा एमसीक्यू का बुक उठा लेंगे, या फिर इंटरनेट पे भी बहुत अवेलेबल है, जो भी चैप्टर ख़त्म होगा उसका 50 से 100 एमसीक्यू लगा लेंगे, बस ख़त्म करो। अगर इसको के पीएचडी करने लगेंगे, रिसर्च करने लगेंगे, तो नहीं चलेगा। बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कौन से पीरियड में क्या था, उसके बाद एमसीक्यू लगाओ, ख़त्म करो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड था हमारा 2 मिलियन से लेके 40,000 BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसको, मतलब जो हम जीरो मान लेते हैं, जैसा क्राइस्ट के जिस टाइम बर्थ हुआ था उसको जीरो मान के, तो इस साइड पे एक है, इसको लिखते हैं BCE, और जो इस साइड में होगा उसको लिखते हैं हम BE, सॉरी BE नहीं, ADE लिखते हैं। चलो,
तो उसके बाद आते हैं मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक में क्या था, पीरियड था उसका 20,000 से लेके 10,000 BC। उसके बाद न्यूलिथिक पीरियड था 10,000 से लेके 5,000 BC। ये जो पीरियड लिखा हुआ है ये भी कोई एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ मतलब आइडिया करके इन्होंने लगाया है, ऐसा कोई फुल प्रूफ नहीं है कि यही है, इससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो इसमें और भी डिटेल्स है, तो मैंने यहाँ पे स्लाइड पे उतना कुछ लगाया नहीं। अब चाहे तो अगर को डिटेल्स में पढ़ना है तो आप वो कर सकते हो, 11th 12th की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स है उसमें जाके आप डिटेल्स देख सकते हो। या फिर तमिलनाडु बोर्ड के भी एक हिस्ट्री की किताब आती है, वो भी अच्छा है, वो फ्री में अवेलेबल है, आप लोग नेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, खरीदना नहीं हो। तो इसमें बस ऐसा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद ऐसे इसमें मान लो कुछ दिखा देता हूँ मैं, मतलब बोल देता हूँ। पैलियोलिथिक में क्या था, मतलब जो उनकी टूल्स वगैरह थे कुछ डेवलप नहीं हुआ था, ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ, मतलब जो भी कोई शेप परफेक्ट शेप शूप नहीं था, ऐसे ही बस उठा लिया और काम कर लिया। ऐसे करते करते जब तक न्यूलिथिक पीरियड में आ गए तो इनके मतलब जो हथियार थे वो थोड़ा डेवलप्ड हो गए। तो क्या बोलते हैं, मतलब माइक्रो साइज पहले इसमें शायद बहुत बड़ा था, मैक्रो मान सकते हो, और इसको मतलब माइक्रो माइक्रो टूल्स ये लोग आविष्कार कर चुके थे, मतलब छोटे छोटे हथियार। तो फिर उनको मतलब शिकार करने में भी मतलब आसानी हो गई थी, और इसके मदद से वो लोग एग्रीकल्चर फील्ड भी, मतलब एग्रीकल्चर भी तब तक डेवलप्ड हो गया था न्यूलिथिक पीरियड आते आते। फिर आगे बढ़ते, तो हमने आप यहाँ पे स्टार्ट करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले भी बोला था कि ये स्टोन एज सिविलाइजेशन नहीं है, स्टोन एज के बाद जो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन आया था उसमें है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो ब्रोंज एज पीरियड था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को और एक भी नाम से बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट साइट था, मतलब बहुत सारा साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसमें जो फर्स्ट साइट था डिस्कवर जो फर्स्ट हुआ था उसका नाम था हड़प्पन, मतलब हड़प्पा था, तो उसको उसके नाम से हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसको ये इंडस सिविलाइजेशन ही नाम क्यों हुआ, क्योंकि ये मतलब पूरा सिविलाइजेशन इंडस रिवर के वैली में ही स्टार्ट हुआ था, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, zoom कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये है हमारा इंडस रिवर। इंडस रिवर यहाँ से होके यहाँ पे गया, और इसकी ट्रिब्यूटरी है झेलुम, चेनाब, रवि, ब्याज, ब्याज ये है, और ये सतलज है। उसके तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडस रिवर के वैली पे स्टार्ट हुआ है हड़प्पन, यहाँ पे है हड़प्पा, और यहाँ पे है मोहेंजोदारो, यहाँ पे और भी बहुत सारे बेनीवाल, ये सारा कुछ मतलब जो जितना यहाँ पे है ढोलावीरा, ये सब जो एक शेडेड पोर्शन पे जो है पूरा का पूरा ये है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ तक पूरा फैला हुआ था, इंडिया से लेके पाकिस्तान या थोड़ा बहुत अफगानिस्तान भी यहाँ पे आप देख रहे हो काबुल है, तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था ये नॉर्थ में। यहाँ पे पाकिस्तान से लेके पूरा इंडिया पे, यहाँ पे ढोलावीरा है, ये इंडिया पे है। यहाँ पे जो मोहेंजोदारो है ये पाकिस्तान पे है। ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे मोहेंजोदारो सबसे मतलब इसका मतलब पूरा डेवलप्ड, और एरिया भी सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा था। ये है मोहेंजोदारो, मतलब बोल सकते हो कि लार्जेस्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है मोहेंजोदारो। लेकिन वो है पाकिस्तान पे, तो अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में कंसिडर करेंगे तो हमारे इंडिया में सबसे बड़ा साइट है हमारे ये राखी गढ़ी, ये है हरियाणा पे। ये आगे है, आपको डिटेल स्लाइड में मैं बता दूंगा, यहाँ पे आप मैप से देख लो तो आसानी होती है। तो हमारे इंडिया का अगर पूछे कि लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन इंडिया, तो हमारा आंसर होगा राखी गढ़ी, यहाँ पे है राखी गढ़ी। अगर पूछे ऐसा कोई मतलब इंडिया मेंशन ना करके ऐसे पूछ ले कि सब में से ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा मोहेंजोदारो जो पाकिस्तान में है, और राखी गढ़ी ये इंडिया पे है, सबसे बड़ा है इंडिया में, और ओवरऑल सबसे बड़ा है मोहेंजोदारो। चलिए,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आप कुछ देख रहे हैं मूर्ति टाइप का, तो ये दोनों मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो साइड पे। एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, जो ये ब्रेडेड मैन या फिर डांसिंग गर्ल की मतलब मूर्तियाँ कहाँ पे मिले हैं, तो आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो पे। ये आप देख सकते हैं कुछ है, ये है आपका, इसमें देखना। और एक क्वेश्चन आता है कभी कभार कि ग्रेट बाथ मतलब स्विमिंग पूल टाइप का कुछ बना हुआ है, तो ये भी कहाँ पे है, ये भी मोहनजोदड़ो पे ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका यहाँ सीढ़ियाँ बने हुए हैं, यहाँ से आते हैं। यहाँ पे पानी होता था तो लोग नहाने आते थे, तो उन्हें पूरा डेवलप्ड सिटी के टाइप के था। और इसका ये भी सेम ही है, इसका मतलब ये पूरा क्लियर पिक्चर है, इसमें थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं है। और ये एक सील है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील है। हड़प्पन वो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को मान लो पूरा। तो ये इससे मतलब जो हमारे अब हम लोग जो सील अभी देखते हो ना ऑफिशियल में जो सील लगाते हैं, तो इनका भी इस टाइप का कुछ सील हुआ करता था एक। तो आप अगर वो मोहनजोदारो पिक्चर देखे होंगे ऋतिक रोशन का, तो उसमें भी आपको एक एनिमल दिखाई दिया होगा जो कुछ वाइट कलर का ही था शायद, और सिर्फ एक ही सींग है इसका, दो सींग नहीं है, एक ही सींग है, तो बस वो यूज़ होता था। तो उसको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको और एक दूसरे नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन। ये क्या है अर्ली हड़प्पन, मतलब जो मतलब वो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, डेवलप्ड होना स्टार्ट हुआ था। मैच्योर हड़प्पन मतलब वो एकदम मैच्योर फेज पे था, वेल डेवलप्ड था। उसके बाद आता है लेट हड़प्पन। लेट हड़प्पन पीरियड में वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, मतलब वो लोग यहाँ से शिफ्ट होने लगे, कुछ लोग मारे गए, मतलब वो ये मतलब वो टाउन पूरा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। तो जो मेन जो इनका जैसे आप देख सकते हो कि वो लोगों का जो जितना भी डेवलप्ड हुआ था ज़्यादातर मेच्योर हड़प्पन पीरियड में हुआ था। फिर आते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम यहाँ पे कुछ इंडियन साइट्स के नाम है, ढोलावीरा, कालीबंगन, लोथाल, राखीगढ़ी, द इम्पोर्टेंट इंडियन साइट्स, ये सारे इंडिया में है यहाँ पे। और एक है अगले लाइन, मोहनजोदारो कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में, इज द बिगेस्ट इंडस वैली साइट। मोहनजोदारो सबसे बड़ा है इंडस वैली साइट्स में। उसके बाद है राखीगढ़ी, ये क्या है, बिगेस्ट इंडियन साइट। उसके बाद यहाँ पे ये जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कुछ पार्ट इसका अफगानिस्तान में भी है, जैसे यहाँ पे देख लो। सेटलमेंट्स ऑफ शतकनजेंडर इन द वेस्ट ऑन द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, ये इसका नाम ये शतकनजेंडर जो भी है थोड़ा अजीब सा नाम है। ये हमारा कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे। एक बार देखते हो मैप पे वो मिलता है कि नहीं। हाँ यहाँ पे देख लो, सत का जेंडर यहाँ पे है, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है। ये है, ये जो देख रहे हो ये शायद, हाँ यही है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, और इस साइड में शायद ईरान है, ईरान। तो यहाँ पे ये कहाँ पे है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है। देखते हैं। उसके बाद शर्तुघाई अफगानिस्तान इन द नॉर्थ, इसके पहले वाला कहाँ पे था, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे था। ये था वेस्ट बाउंड्री, इंडस वैली साइड का वेस्ट बाउंड्री कहाँ पे था, सुख्तांजर पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पे था। उसके बाद ये हो गया हमारा वेस्ट पे चला गया। अब आते नॉर्थ पे, नॉर्थ ऊपर की तरफ। नॉर्थ पे कहाँ पे है, नॉर्थ का बॉर्डर है शत्रुघाई अफगानिस्तान पे। ये भी हम देखते हैं मैप पे अगर मिलता है तो। हाँ ये देख लो, शर्तुघाई ये कहाँ पे है, ये है अफगानिस्तान पे। तो ये है आपका नॉर्थ बाउंड्री, ये है आपका वेस्ट बाउंड्री। अब आते हैं हम ईस्ट और साउथ के साइड में।
ईस्ट में क्या है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सॉरी यहाँ पे IBN लिख दिया, इन होगा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश इंडिया इन द ईस्ट। तो ईस्ट बाउंड्री कहाँ पे, आलमगीरपुर। देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं ईस्ट पे। चलो इस मैप में शायद है नहीं, दिख नहीं रहा मुझे, इसमें अगले वाले में है कि नहीं। हाँ इसमें, इस मैप में है वो, ये देख लो आलमगीरपुर, ये है हमारा ईस्ट बाउंड्री। उसके बाद और हो गया साउथ में रह गया, देखते साउथ में क्या लिखा है। और साउथ में क्या है, दाइमाबाद महाराष्ट्र इन द साउथ। देखते हैं साउथ बाउंड्री कहाँ पे है। इसमें दाइमाबाद इसमें नहीं है, देखते हैं इसमें है कि नहीं। अच्छा वो इसमें मेंशन नहीं है, अलग अलग मैप में अलग अलग होता है बाकी। अच्छा इसमें है नहीं, मतलब महाराष्ट्र के साइड में है, तो ये है हमारा गुजरात, तो इस साइड में ही कुछ होगा, वो होगा, यहाँ पे मिल नहीं रहा, मैप में है नहीं। अच्छा इस मैप में भी है नहीं, चलो कोई ना, इस साइड में होगा, ये तो हमारा गुजरात हो गया, तो हमारा इस साइड में ही होगा साउथ वाला बाउंड्री। उसके बाद क्या लिखा है, प्लैन्ड टाउन्स, उनकी जो टाउन बने हुए थे पूरा प्लानिंग से बना हुआ था, उसमें ड्रेन वगैरह सब कुछ डेवलप था, और ज़्यादातर ये ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे। ग्रिड पैटर्न बोले तो कि जैसे इंटरसेक्शन लाइन, एक चौड़ा गली चली गई, इसके दोनों साइड में वो है मकान है, फिर उसको भी इंटरसेक्ट करके और एक रोड चला गया, ऐसे ऐसे मान लो कि एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, फिर इसके ऐसे ऐसे करके, मतलब ग्रिड पैटर्न टाइप का बना हुआ होता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ पॉइंट, कुछ ऐसा होता है ग्रिड पैटर्न। और वो मेरे पास पेन नहीं है तो मैं माउस से दिखा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है, ग्रिड पैटर्न बना हुआ है। ये रोड मान लो कि ये रोड है, यहाँ पे बना हुआ है मकान, यहाँ पे बना हुआ है, फिर यहाँ से भी रोड है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे बहुत सारे मकान है, फिर ये बीच में रोड है, फिर यहाँ पे मकान है, फिर यहाँ से भी एक रोड है, फिर यहाँ पे मकान है, कुछ इस टाइप का है। तो इस टाइप के ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे टाउन। तो माउस को ठीक कर लेता हूँ, एरो। फिर वेल प्लान स्ट्रीट्स एंड लेन्स बने हुए थे, ड्रेनेज थे। ये कहाँ पे, हड़प्पन पे ज़्यादा डेवलप्ड थे, हड़प्पन सिटी बहुत डेवलप था बाकी साइड के रेस्पेक्ट पे। फिर ब्रिक किस टाइप का, मतलब ईट लगे हुए थे, बेक्ड एंड अनबेक्ड बोथ टाइप्स ऑफ ब्रिक्स आर यूज्ड, मतलब जला हुआ और कच्चा दोनों टाइप के ब्रिक यूज होते थे। टाउन क्या थे, ग्रिड पैटर्न टाउन था। हाउस वेयर बिल्ट मड एंड ड्रेनेज वेयर बिल्ट ब्रंट ब्रिक्स। यहाँ पे कुछ खास नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं, यहाँ पे वो लोग बोल रहे कि हाउस जो बने हुए थे कच्चे ब्रिक से बने हुए थे, और ड्रेन पक्के ब्रिक से बने हुए थे। तो ऐसा नहीं है, हाउस भी पक्के कच्चे मिक्स ही होगा। उसके बाद है मोहेंजोदारो। इन मोहेंजोदारो ए वेयर हाउस वाज आइडेंटिफाइड, मतलब ये क्या बोले कि मोहेंजोदारो पे एक, मतलब हमारे होते हैं ना गोदाम घर, जिसमें मतलब एक होते हैं वेयर हाउस, और एक आगे एक मिलेगा ग्रेनरी। ग्रेनरी होता है जिसमें हम लोग फूड वगैरह रखते हैं, जैसे हमारी FCI की जो गोडाउन होते हैं ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसमें हमारा चावल वगैरह रखते हैं, राइस उसके बाद दाल, ये सब वो रखते हैं FCI के गोडाउन में। तो वो हो गया ग्रेनरी टाइप का। वो ग्रेनरी मिला था हड़प्पन साइट पे, और वेयर हाउस मिला था मोहेंजोदारो पे। वेयर हाउस में वो है कि इसमें आप लोग मान लो कि स्टोर रूम की तरह ही है, इसमें मान लो कि लोहा वगैरह जो भी है, मतलब खाने के सामान को छोड़ के बाकी कुछ स्टोर करते थे, उसको बोलते हैं वेयर हाउस। वो मिला था मोहेंजोदारो पे। कपड़ा वगैरह जो भी आप मान सकते हो, मतलब वो मिला था मोहेंजोदारो पे।
स्टोर करने के लिए, और यहाँ पे जो ग्रेनरी मिला था वो मिला था हमारे हड़प्पन साइट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट बाथ कहाँ पे, मोहनजोदड़ो पे। स्टेयरकेस था, उसके बाद ग्रेनरी मिला था हड़प्पन साइट पे। ड्रेनेज फैसिलिटी वेयर ऑल्सो अवेलेबल। दिखाता हूँ कुछ पिक्चर में है। ये देख लो, ये है आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट का ग्रेनरी का पिक्चर, कुछ इस टाइप का है, बना हुआ था। उसके बाद एग्रीकल्चर वाज एन इम्पोर्टेंट सोर्स। एग्रीकल्चर उसका उन लोगों का इम्पोर्टेंट सोर्स था। उस समय तो शायद वो लोग वही, उनके पास तो लोहे का कुछ हथियार नहीं था, तो वो लोग वुडन प्लग, उसके बाद जो भी और बाकी कपार और सिल्वर की जो भी मेटल वो औजार होते थे, उससे वो लोग एग्रीकल्चर पे यूज़ करते थे। तो यहाँ पे ये लोग डबल क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम था, मतलब एक साल में 2 बार मतलब क्रॉपिंग करते थे, जैसे हम लोग करते हैं रबी और खारिफ, तो उस टाइप का ही था। ये लोग क्या यूज़ प्लग बोले तो जो मिट्टी को उखाड़ने के लिए यूज़ करते हैं, उसको जो मतलब गाय पे लगा के जो हम मिट्टी जोतते हैं, वो है प्लग। ये कहाँ पे मिला था? ये प्लग मिला था हमारे कालीबंगन पे। कालीबंगन भी एक साइट है, वहाँ पे मिला था प्लग। और उसके बाद यूज़ कैनाल एंड वेल इरिगेशन। इरिगेशन के लिए वो लोग कैनाल सिस्टम और वेल इरिगेशन सिस्टम, मतलब वेल बोले तो कुआं से पानी निकाल के देते थे, और कैनाल सिस्टम भी था। बस वही है। फिर आगे चलते हैं। ये है दोबारा जो मैप बोला था हमने, तो अभी जो बोले थे कि कालीबंगन पे वो मिला था, प्लग मिला था, तो ये कालीबंगन यहाँ पे है हमारा। फिर कुछ और भी कुछ है, उनका फीचर्स क्या है? एनिमल डोमेस्टिकेशन, मतलब ये लोग को एनिमल भी पालते थे अपने घर पे। तो पास्चराइजेशन वाज प्रैक्टिस्ड। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप, गॉट, फोल, बफल, ये सब, मतलब बफलो, पिग, एलिफेंट, ये सब भी थे। मतलब शीप, गॉट और फोल को मतलब ये लोग घर पे पालते थे, और बफलो, पिग, एलिफेंट, इन सब के बारे में भी इनको आइडिया था। हॉर्स वाज नॉट नोन टू देम, इनको हॉर्स के बारे में कुछ खास पता नहीं था। मतलब आप बोल सकते हो, अगर अब आपको पूछे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हॉर्स अवेलेबल था कि नहीं, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि इनको हॉर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद कैटल्स आर कॉल्ड जेबू, कैटल को ये लोग जेबू बोलते थे। फिर टेक्सटाइल और ऑर्नामेंट्स में ये लोग कॉटन और सिल्क के कपड़े इस्तेमाल करते थे। जो उस समय जो एक बोला था कि आपको डांसिंग गर्ल का जो इमेज था, यहाँ पे आप माउस थोड़ा इधर उधर हो जाता है, सॉरी। यहाँ पे जो ये डांसिंग गर्ल का इमेज जो है, मतलब जो इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदड़ो। डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो पे। उसके बाद दे मेड कॉपर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वो लोग कॉपर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स इस्तेमाल करते थे। फिर फेथ एंड बिलीफ, दे वर्शिप्ड नेचर, पीपल ट्री, मतलब उनकी कोई मंदिर वगैरह नहीं थे, ये लोग मतलब नेचर के पूजा करते थे। और पीपल ट्री मतलब पीपल के पेड़ नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल होते हैं, बहुत बड़े पेड़ होते हैं, उसके नीचे ये लोग पूजा करते थे। टेराकोटा इमेज ऑफ मदरगोड ऑल्सो फाउंड। टेराकोटा कुछ ऐसा होता है कि मतलब जो मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी में कुछ मतलब स्ट्रक्चर बना के फिर इसको आग में डाल देते, तो फिर उसके बाद आग से निकालने के बाद वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टेराकोटा। तो टेराकोटा इमेज ऑफ मदर गॉड्स ऑल्सो फाउंड, जो मतलब धरती माता की ये लोग पूजा करते थे। उसके बाद फायर अल्टर फाउंड इन आफ्टर लाइफ, उसके बाद दे आर बिलीव इन आफ्टर लाइफ। तो ये लोग मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि अगले जन्म, ये लोग भी अगले जन्म में विश्वास रखते थे। अगले जन्म की थ्योरी जो है उसमें ये लोग बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी दोबारा जन्म होगा। तो वो देखना, वो लोग अपने साइड जो जब दफनाते थे ना, तो उसके साइड में ये लोग अपना वो सारा कुछ सामान,
तांबा लोहा, जो भी लोहा तो नहीं था, तांबे का जो भी उनका ऑर्नामेंट्स वगैरह था, बर्तन वगैरह था, ये सब उनके साथ ही दफना देते थे। फिर लास्ट में है कि इसका डिक्लाइन कैसे हो गया। तो इसका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ 1900 BCE। तो यहाँ पे भी हम बोला था कि लेट हड़प्पन टाइम पे ही इसका डिक्लाइनेशन स्टार्ट हुआ था। तो कुछ ऐसे तो एग्जैक्ट पता नहीं है, कुछ रीज़न है इसका क्यों डिक्लाइन हुआ है। तो इसमें है कि क्लाइमेट चेंज, डिक्लाइन ट्रेड विथ मेसोपोटामिया। तो ये लोग उसके बाद जहाँ मतलब मेसोपोटामिया के साथ इनका ट्रेड था, तो ट्रेड रिलेशन ख़राब हो गया था, ट्रेड नहीं हो रहा था। तो ये लोग सोचे कि यहाँ से चलते हैं, कोई दूसरे साइड पे चले गए होंगे। फिर ड्राइंग रिवर, नदी सूख गई, वाटर रिसोर्सेस, जिनका उनका पीने का जो पानी का सोर्स था वो भी सूख गया। तो इसके चलते ये लोग मतलब कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है कि ऐसा ही हुआ था, मतलब आइडिया लगाया कि ऐसा ही हुआ है, तो इसके चलते ये लोग बस वहाँ से शिफ्ट हो गए। तो बस इतना ही है। उसके बाद आगे तो बस और एक है यहाँ पे, वो नहीं आया तो आप दिखा देता हूँ। एक और भी है, सिटाडेल बोलते हैं इसको। अगर डिटेल्स में पढ़ोगे तो उसको मिलेगा। सिटाडेल कुछ मतलब जैसे हमारा लाल किला बना हुआ है, इस टाइप का ही है, मतलब बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, ये सिटाडेल है। ये भी आपको मोहनजोदड़ो में ही मिला है, ये सिटाडेल। थैंक यू। तो बस अब यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आपको लेक्चर। उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा, तो लाइक और कमेंट करिएगा। और देखते हैं आगे हम वैदिक लिटरेचर पढ़ने वाले हैं, देखते हैं इसका। थैंक यू।